हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने लूसेंट की हिस्ट्री सीरीज के तहत नेक्स्ट पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन वगैरह को। तो आज हम उसी वंश को देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो उसके बाद एक वंश आया पुष्य भूति वंश, ठीक है। इसी को वर्धन वंश कहा गया, क्योंकि इसको पुष्यभूति वंश इसलिए कहा गया क्योंकि इसके संस्थापक पुष्यभूति नाम के शासक हुए। तो चलिए हम खैर इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें एक तो थे मैत्रक, एक थे मौखरी, दूसरे थे पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त और गौड़। ये इतने लोग प्रमुख थे और इन सभी राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, तो इसलिए यही मेन साम्राज्य हो जाता, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी और थानेश्वर जो है वो वर्तमान में हरियाणा के पास करनाल जिले में स्थित थानेसर नाम का एक स्थान है, ठीक है। ये वही स्थान उस समय पे था। अगला है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, ठीक है। तो इस वंश की स्वतंत्रता किसने करवाई? वो प्रभाकर वर्धन थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ही इसका प्रथम प्रभावशाली शासक था, ठीक है, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए वो ये है कि प्रभाकर वर्धन ने दो उपाधियां धारण की थी, एक परम भट्टारक, दूसरी महाराजा धीराज, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र उत्पन्न हुए। पहला था राज्यवर्धन और दूसरे थे हर्षवर्धन, ठीक है। और इनकी एक कन्या थी जो कि राज्यश्री हुई थी। ये हर्षवर्धन की बहन थी। ये सवाल ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। और राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। तो आप ये भी याद रखेंगे, जो राज्यश्री का विवाह था वो कन्नौज के राजा गृहवर्मा से हुआ था, जो कि मौखरी राजा थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था, ठीक है। तो आपको पता होगा जो हर्षवर्धन की बहनोई थे, ये गृहवर्मा, इनकी हत्या कर दी थी मालवा के शासक देवगुप्त ने और इनकी बहन हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री को उन्होंने बंदी बना लिया था। अगला पॉइंट है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था। जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उन्होंने उस देवगुप्त को मार दिया इसीलिए। परंतु देवगुप्त का एक मित्र था, वो गौड़ शासक शशांक, ठीक है, उसने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसकी एक कहानी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो गृहवर्मा थे कन्नौज के शासक, वो हर्षवर्धन के पत्नी के पति थे और इनको मालवा के शासक देवगुप्त ने मार दिया था। तो इसका और इनकी पत्नी बहन का को एक कारागृह में डाल दिया था और इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन वहाँ पे सेना लेकर के जाते हैं और वो देवगुप्त की हत्या कर देते हैं और अपनी बहन को बंदीगृह से छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब राज्यवर्धन वापसी कर रहे होते हैं तो देवगुप्त का एक मित्र था गौड़ शासक शशांक, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी और उसकी बहन की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार, सॉरी, बहन की हत्या नहीं करी थी, राज्यवर्धन की हत्या करी थी, ठीक है। तो इस प्रकार अब हर्षवर्धन अकेला बचता है। खैर, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नोट है, शशांक जो था जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी, वो शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जो बिहार में गौतम बुद्ध ने जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोध गया वाले बोधि वृक्ष को किसने कटाया था? इसी शशांक ने कटाया था जिसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं, ठीक है। तो शिलादित्य किसका नाम था, ये क्वेश्चन आ सकता, तो वो था हर्षवर्धन का नाम और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया था, क्योंकि इसी शशांक ने हत्या की थी राज्यवर्धन की, हर्ष के बड़े भाई की। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि हर्ष ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की? कन्नौज। ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। ये आपको याद रखना है। हर्ष पुलकेशन द्वितीय से युद्ध हारा था। अगला पॉइंट है कि हर्ष चीनी यात्री वेहनसांग
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगला नोट है एक कि वैनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रह संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला पॉइंट है कि हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे, और 640 तथा 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में भी आए थे। अगला है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे, ठीक है। अगला है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वैनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, हर्ष पहले शैव था और बाद में वो बौद्ध बन गया वैनसांग से मिलने के बाद। बौद्ध में भी वह महायान शाखा को मानता था। अगला पॉइंट है कि हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था, जिसे महाभोग मोक्ष परिषद कहा जाता था। आप ये नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महामोक्ष परिषद क्या था, ठीक है। और वैनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। वैनसांग 6वां जो समारोह था उसमें सम्मिलित हुआ था, ठीक है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बनी की रचना की। ये सारी प्राचीन काल में जो किताबें लिखी गई थी और उनके लेखक, ये ऐसे मिलान करने को यूपीपीसी और ARO वगैरह में पूछा जाता, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना स्वयं हर्ष ने करी थी। तो ये तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, मिलान करने वालों में 4-4 का ग्रुप बना के दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन 3 पुस्तकों के लेखक स्वयं हर्ष था, ठीक है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। ऐसा उसके बारे में एक किंवदंती है, लेकिन वो मेनली हर्ष के ही रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। अगला है कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही था। अगला है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे, ठीक है। अगला है हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि हर्षचरित में लोकपाल शब्द का मतलब क्या होता था। तो लोकपाल मतलब प्रांतीय शासक होता था। अगला है कि भुक्ति का विभाजन, भुक्ति क्या है, प्रांत होते थे, जैसे आजकल राज्य हैं। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ करता था, और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था, और विषय के अंतर्गत कई पाठक या आधुनिक जिसको हम तहसील कहते वो होते थे। अगला है ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। ये सब टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता है, और जो कि अधिकारी अगला है दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते। दंडपाशिक और दांडिक ये पुलिस विभाग के अधिकारी थे। अगला है कि अस्त्र सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या बलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको कि हम जल पंप कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। और हर्ष के समय में मथुरा जो था वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद के नाम दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे, क्योंकि जो लूसेंट की किताब में ये अलग अलग से जो बना के खांचे लिख दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता। तो इसमें जो भंडी थी, भंडी कहते थे प्रधान सचिव को, जिसको आजकल चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। सिंगनाथ प्रधान सेनापति को कहा जाता था। कुंतल जो था वो अश्व सेना का प्रधान था। जो कुंतल होता था वो जो घोड़े वाली सेना होती थी उसका प्रधान था, और स्कंदगुप्त जो था वो गज सेना का प्रमुख था, हाथियों की सेना का। तो इस प्रकार हमने एक छोटे से वीडियो में संपूर्ण वर्धन वंश, या जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं, वो देख लिया है। हर इसमें आप जो भी किताबें वगैरह हैं वो, और हर्ष से रिलेटेड जो घटनाक्रम है वो आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा सवाल वहीं पे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत
वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम उसमें कंप्लीट दक्षिण भारत को कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।